हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी बीपीएससी एडीईओ की न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में लिया जा सकता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी एडीईओ के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो सबसे पहले आप रसोई घर का समास विग्रह कर लीजिए। तो रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई घर का समास विग्रह हो जाएगा रसोई का घर। तो का जो है ये किस कारक की विभक्ति? तो ये गाइस कर्म कारक की विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को का, तो ये कर्म कारक की विभक्ति है, क्योंकि इसमें पूर्व पद और पहला पद गौण होता था, इसके बीच की विभक्ति के लिए या का लोप होता। अगर मान लीजिए या दिया, अगर या आ जाए तो वहां पर भी आपका तत्पुरुष समास होता है। तो भाई पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? तो सबसे पहले आप सदैव का संधि विच्छेद कर लीजिए। तो सदैव की संधि क्या होती है? सदैव की संधि होती है सदा, धन, ऐव। इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ और इसको मान लिया जाएगा ए। तो बड़ा आ प्लस ए मिलकर क्या बना? तो भाई बड़ा आ प्लस ए मिलकर बना ए, और नियम के अनुसार ए किस में आता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ए आता है वृद्धि स्वर संधि में। तो सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति? चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? यहां पर हो जाएगा रूपक अलंकार। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि रूपक अलंकार होता क्या है? देखिए, रूपक अलंकार वह है जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, यानी उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है और दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। आंख, नाक, नेत्र या पेट? तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेत्र जो है ना ये तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो भाई उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल को लिखने का तरीका क्या है? तो उज्ज्वल को लिखने का जो तरीका है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या है? विकास, अवनति, प्रगति या उत्थान? तो उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका उल्टा कर देना है आप लोगों को, यानी इसका अपोजिट। तो उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। तो भाई छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधार समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुप्रिय समास? ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप महात्मा का समास विग्रह कर लीजिए। महात्मा का समास विग्रह क्या होता है? महान है जो आत्मा। अब देखिए यहाँ पर पूर्व पद महान और एक विशेषण है और उत्तर पद आत्मा एक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधार समास हो जाएगा। तो भाई सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निरर्थक शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? तो निरर्थक का सबसे पहले आप संधि कर लीजिए। निरर्थक की संधि क्या होती है? तो निरर्थक की संधि होती है नि धन अर्थक। ठीक है, नि धन अर्थक। और आपसे पूछा क्या जा रहा है
कि निरर्थक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी। तो ये आप जो है विसर्ग के निशान देख रहे हैं, तो नी धन अर्थक, जब इसे तोड़ोगे, तोड़ने पर साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें विसर्ग संधि है। तो भाई 8वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, यमक, उपमा या श्लेष। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो भाई 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्लेष अलंकार पहचानने का तरीका क्या है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। जहां शब्द एक बार प्रयोग होता है परंतु उसके अर्थ प्रसंगानुसार चिपके हुए होते हैं, वो श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा शब्द तद्भव है घोटक, अश्व, घोड़ा या तुरंग। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो घोड़ा जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। संन्यास। संन्यास लिखने का तरीका क्या है। संन्यास लिखने का तरीका ये रहा। तो भाई 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है मानव शब्द का विलोम क्या है। नर, देव, अमानुष या पशु। तो मानव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो मानव शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों अमानुष। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। कर्मधार समास, तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास या देगु समास। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है। तो वहां पर बहुप्रिय समास होता है। तो पीताम्बर यानी पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुप्रिय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभुदय शब्द में कौन सी संधि है। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। अभुदय, तो सबसे पहले अभुदय की आप संधि कर लीजिए। तो भाई अभुदय की संधि क्या होती है। अभी क्लास को ध्यानपूर्वक देखेगा तभी आप लोगों की हर बात अच्छे से समझ में आएगी। इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा छोटा ऊ। तो भाई छोटी ई प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना, या बना। और नियम के अनुसार या किस में आता है, या आता है यण संधि में। तो अभुदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यण संधि हो जाएगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, यमक या अतिशयोक्ति। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो भाई 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यमक अलंकार को पहचानने का तरीका क्या है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है। जैसे कि कनक कनक है, कनक कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक शब्द जो है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है यमक अलंकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए सो पाए बोरा, ये पूरा पंक्ति बन जाएगी। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है जिसका अर्थ पहली बार धतूरा और दूसरी बार सोना होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। 16वां क्वेश्चन देखेगा, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बुद्धिमान बनना, स्वार्थ सिद्ध करना, ईमानदार रहना, मेहनत करना। तो भाई अपना उल्लू सीधा करना, इसका मुहावरा क्या होगा, अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पुस्तक किस कारक में है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है तो राम अपना कर्म कर रहा है ना, राम पुस्तक पढ़ रहा है तो राम अपना कर्म कर रहा है, तो इसलिए यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए
कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चाचा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चाची, बुआ, मामी या ताई। तो चाचा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देखिए, चाचा जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, जब आप इसका स्त्रीलिंग करोगे तो चाचा शब्द का स्त्रीलिंग बन जाएगा चाची। तो भाई 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि लता शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो लता जो है ये एक वचन है, तो लता शब्द का बहुवचन शब्द क्या बनेगा? इसे आप लताएं कह सकते हो। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विद्यालय शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है? अब देखिए, विद्यालय शब्द का कोई संक्षिप्त रूप नहीं होता, क्योंकि विद्यालय शब्द खुद एक विद्यालय ही है, इसका संक्षिप्त रूप कुछ नहीं होगा, तो सी ऑप्शन विद्यालय ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह दौड़ता हुआ आया, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वह दौड़ता हुआ आया, यानी कह सकते हो वह दौड़कर आया, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। तो भाई 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है? बहुत अधिक मात्रा, बहुत कम मात्रा, उचित मात्रा, अनुपयुक्त मात्रा। तो ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो रहा होगा? बहुत कम मात्रा। तो भाई 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम किस कारक में है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? तो मैंने राम को पुस्तक दी है ना, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, तो इसमें कौन सा कारक होगा? मैंने राम को पुस्तक दी, तो यहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा। तो भाई 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 24वां क्वेश्चन हमारा है, बैल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बैलिनी, गाय, भैंस या बकरी। तो बैल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देखिए, बैल जो है ना ये आपका पुल्लिंग शब्द है, और जब आप इसका स्त्रीलिंग शब्द करोगे तो इसका शब्द बनेगा बैलिनी। तो 24 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? नदियां, नदी, नदियों या नगो। तो नदी शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? नदी तो वैसे एक वचन है, तो नदी का बहुवचन शब्द क्या होगा? नदियां। तो 25 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डॉक्टर शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है? तो डॉक्टर शब्द का संक्षिप्त रूप क्या होता है? डॉक्टर होता है, डॉक्टर। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है कि मैं कॉलेज जाऊंगा, इस यह वाक्य किस काल का है? तो मैं कॉलेज जाऊंगा, ये तो क्लियर नहीं कि मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, अभी डिसीजन आपने नहीं लिया है, तो मैं कॉलेज जाऊंगा यानी कि जाने वाला हूं, तो यहां पर वर्तमान काल हो जाएगा। तो भाई 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कॉलेज जाऊंगा, थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है हमको, क्योंकि मैं कॉलेज जाऊंगा, अभी मैं कॉलेज गया नहीं हूं, मैं सोच रहा हूं मैं कॉलेज जाऊंगा, तो अपूर्ण भूत हो जाएगा यहां पर। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वादिष्ट बनाना, किसी बात पर संदेह होना, रंग बदलना, समय बिताना। तो दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी बात पर संदेह होना। तो 28 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, इस वाक्य में द्वारा किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक। तो वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तो वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है ना, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा भाई। तो भाई 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करण के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, करण तो करण के द्वारा मारा है ना, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, तो यहां पर करण कारक हो जाएगा। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, राजा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राजा जो है ये पुल्लिंग शब्द है, जब आप इसका स्त्रीलिंग शब्द करोगे तो राजा का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा रानी। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में महाजनपद काल में बिहार किस महाजनपद का हिस्सा था? मगध, कौशल, वश, अवंती। तो प्राचीन भारत में महाजनपद काल में बिहार किस जनपद का हिस्सा था? मगध का हिस्सा था। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना जो है ना ये गुप्त काल में हुई थी। और किसके द्वारा ये बनवाया गया था? तो ये कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक था बख्तियार खिलजी। दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो बिहार में विक्रमशिला की जो स्थापना जो है ना ये की थी धर्मपाल ने। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के किसानों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, राजा राम मोहन राय, महाराणा प्रताप। तो 1857 के विद्रोह में बिहार के किसानों का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो 34 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलतराम, आर दिवाकर, जगन्नाथ कौशल, ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इन विच ईयर डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917, 1920, 1930, 1942। तो मेरे प्यारे बच्चों चंपारण सत्याग्रह जो है ना वर्ष 1917 में हुआ था। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा, विच प्लेस इन बिहार इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ नॉलेज? बिहार के किस स्थान को विद्या की राजधानी कहा जाता है? नालंदा, पटना, राजगीर या वैशाली। तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार के नालंदा को विद्या की राजधानी कहा जाता है। तो 37 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु फाउंडेड द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? बिहार प्रदेश किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सदानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार प्रदेश किसान सभा की जो स्थापना है ना स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो 38 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, विच रेगुलेशन इज एसोसिएटेड विद बुद्ध गया? बुद्ध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम। तो मेरे प्यारे बच्चों बोध गया जो है ना ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। तो मेरे प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। तो 40 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज शेरशाह सूरी टॉम्ब लोकेटेड? सासाराम, रोहतास, औरंगाबाद या भोजपुर। तो मेरे प्यारे जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया, मोर, बुलबुल या हंस। तो मेरे प्यारे जो बिहार का राजकीय पक्षी है यह है गौरैया। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हेन इज बिहार डे सेलिब्रेटेड? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 15 नवंबर, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर। तो मेरे प्यारे जो बिहार दिवस जो है ना ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 43 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज मुंडेश्वरी टेम्पल लोकेटेड? कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा। तो मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के
कैमूर जिले में स्थित है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, पटना। तो बिहार का जो सबसे बड़ा जो जिला है ये है, बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है पश्चिम चंपारण। तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ऑन विच रिवर बैंक इज द सोनपुर मेला हेल्प्ड? सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? गंगा, सोन, गंडक या कोसी? तो मेरे प्यारे बच्चों सोनपुर मेला जो है ना ये गंडक नदी के किनारे लगता है। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल, हाथी, बाघ या गाय? तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार का राजकीय जो पशु है ये है बैल। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज जयप्रकाश नारायण बोर्न? सारण, सीवान, गोपालगंज या वैशाली? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सीवान में हुआ था। तो भाई 48वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, विच रिवर इज कॉल्ड द शोर ऑफ बिहार? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी, गंडक, बागमती या महानंदा? तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार का शोक जो है ना ये कोसी नदी को कहा जाता है। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वेयर इन बिहार वास महावीर स्वामी बोर्न? महावीर स्वामी का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? वैशाली, कुंडग्राम, राजगीर या पावापुरी? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है ये बिहार के कुंडग्राम स्थान पर हुआ था। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा, बिहार में कोसी नदी के अवसादी शंकु के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? नदी द्वारा हिमालय से लाई गई अवसादी सामग्री का जमाव, ज्वालामुखीय गतिविधि से निर्मित, हिमनदों द्वारा निर्मित, पवन द्वारा निर्मित? तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, नदी द्वारा हिमालय से लाई गई अवसादी सामग्री का जमाव। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा और इसके प्रभाव का कारण क्या है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं, थार मरुस्थल से आने वाली गर्म हवाएं, प्रशांत महासागर से आने वाली हवाएं? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, बिहार में गंगा नदी के गोखुर झील निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो बिहार में गंगा नदी के गोमुख झील निर्माण की प्रक्रिया है नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण पुराने मार्ग का अलग हो जाना। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि बिहार में भूजल स्तर के गिरावट का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई और ट्यूबवेल का अंधाधुंध उपयोग, वनों की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण, नदियों के प्रभाव में कमी? तो बिहार में भूजल स्तर की गिरावट का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई और ट्यूबवेल का अंधाधुंध उपयोग। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में कोसी नदी के अति प्रवाह की प्रक्रिया क्या है? नदी द्वारा अपना मार्ग बदलना, नदी का सूख जाना, नदी का प्रदूषित होना, नदी का विस्तार? तो बिहार में कोसी नदी के अति प्रवाह का प्रक्रिया क्या है? नदी द्वारा अपना मार्ग बदलना। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में गर्मियों में लू के चलने का कारण क्या है? उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म और शुष्क हवाएं, बी दक्षिण से आने वाली आर्द्र हवाएं, सी पूर्व से आने वाली ठंडी हवाएं, डी हिमालय से आने वाली हवाएं? तो बिहार में गर्मियों में लू के चलने का कारण है उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क और गर्म और शुष्क हवाएं। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। बिहार में बाढ़ के दौरान रेत के टीलों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है?
नदी द्वारा लाई गई रेत का जमाव, बी है पवन द्वारा रेत का जमाव, सी है हिमनदों द्वारा रेत का जमाव, डी है मानव द्वारा निर्मित। तो बिहार में बाढ़ के दौरान रेत के टीलों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? नदी द्वारा लाई गई रेत का जमाव। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में जलोढ़ मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में जलोढ़ मैदान की जो उत्पत्ति है हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई अपसादी सामग्री के जमाव से हुई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 58 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। बिहार में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ का क्या प्रभाव पड़ता है? हल्की वर्षा और तापमान में गिरावट, भयंकर गर्मी, तूफान, सूखा। तो बिहार में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ का क्या प्रभाव पड़ता है? हल्की वर्षा और तापमान में गिरावट। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। बिहार में नदी अपरदन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? नदी के द्वारा जल तटों का कटाव, पवन द्वारा कटाव, हिमनदों द्वारा कटाव, मानव गतिविधियों द्वारा कटाव। तो बिहार में नदी अपरदन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? नदी के जल द्वारा तटों का कटाव। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है बिहार में कोसी नदी के मेंढर निर्माण की हाइड्रोलॉजिकल प्रक्रिया क्या है? तो बिहार में कोसी नदी के मेंढर निर्माण की हाइड्रोलॉजिकल प्रक्रिया है नदी के प्रवाह में आसमान वेग और अपरदन के कारण वक्रों का निर्माण। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। बिहार के गंगा कोसी दोआब क्षेत्र की मिट्टी की विशेषता क्या है? नव जलोढ़ डोन मिट्टी जो अत्यधिक उपजाऊ है, बी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो कम उपजाऊ है, सी है लाल मिट्टी जो लौह ऑक्साइड से युक्त है, डी है काली मिट्टी जो ज्वालामुखी उद्गम की है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं नव जलोढ़ डोमन मिट्टी जो अत्यधिक उपजाऊ है। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्विच्छेद की मौसम विज्ञान संबंधी व्याख्या क्या है? तो इसकी जो व्याख्या है मेरे प्यारे बच्चों, मानसून ट्रफ के हिमालय की तरफ खिसकने के कारण वर्षा में कमी। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है बिहार में गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का हाइड्रोलॉजिकल महत्व क्या है? तो बिहार में गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का हाइड्रोलॉजिकल महत्व है वर्षा जल संग्रह और भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है बिहार के तराई क्षेत्र में जल भराव की समस्या का कारण क्या है? उच्च भूजल स्तर और अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था, अत्यधिक वर्षा, नदी तटबंधों का निर्माण, वनों की कटाई। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं उच्च भूजल स्तर और अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। बिहार में गर्मियों को लू और शीतलहर के बीच तापमान अंतर का कारण क्या है? हवा की दिशा और आर्द्रता में अंतर, सूर्य की किरणों का कोण, समुद्र तल से ऊंचाई, वनस्पति आवरण। तो बिहार में गर्मियों की लू और शीतलहर के बीच तापमान अंतर का कारण क्या है? हवा की दिशा और आर्द्रता में अंतर। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है बिहार में नदी तटबंधों के निर्माण का भू आकृति विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा? नदी तल का ऊंचा उठना और बाढ़ की तीव्रता में वृद्धि, नदी के प्रवाह में कमी, भूजल स्तर में गिरावट, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं नदी तल का ऊंचा उठना और बाढ़ की तीव्रता में वृद्धि। तो 67 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। बिहार के छोटा नागपुर पठार के सीमावर्ती क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो बिहार के छोटा नागपुर पठार के सीमावर्ती क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण लौह और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का संचय। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिहार में कोसी नदी के अवतरण बेसिन के निर्माण की टेक्टोनिक प्रक्रिया क्या है?
इसकी जो प्रक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, हिमालय के उत्थान और गंगा के मैदान के धंसने की प्रक्रिया। तो 69 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में गंगा नदी के जल विभाजक का भौगोलिक महत्व क्या है। तो बिहार में गंगा नदी के जल विभाजक यानी वाटर डिवाइड का भौगोलिक जो महत्व है, उत्तरी और दक्षिणी बिहार की नदी प्रणालियों को अलग करना। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी आर्टिकल 3, तो 71 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 75। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 283। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उपराष्ट्रपति। मेरे प्यारे बच्चों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 14 से 35, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 79 से 122। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 76वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। 65 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष या 58 वर्ष। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है यह है 65 वर्ष। तो 77वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 75। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक का प्रावधान है। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें आप लोग। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 66। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 88। तो मेरे प्यारे, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 80 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार प्रत्यक्ष पता किस उपकरण के द्वारा लगाया गया। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार प्रत्यक्ष पता जो है ना, LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के द्वारा लगाया गया।
तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। CRISPR-Cas9 तकनीक मुख्य रूप से किस क्षेत्र में क्रांति ला रही है? जीन संपादन, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो CRISPR-Cas9 तकनीक मुख्य रूप से जीन संपादन में क्रांति ला रही है। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि हिग्स बोसॉन की खोज किस प्रयोगशाला में हुई? शर्न, नासा, इसरो, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो मेरे प्यारे बच्चों हिग्स बोसॉन की जो खोज जो है ये शर्न में हुई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 83 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या? तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का जो मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा का उपयोग कर ईंधन उत्पादन। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 84 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग किससे प्रेरित है? मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली, क्वांटम यांत्रिकी, डीएनए संरचना, प्रकाश संश्लेषण। तो मेरे प्यारे बच्चों न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग किससे प्रेरित है? मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। मेटावर्स तकनीक किस अवधारणा पर आधारित है? आभासी और संवर्धित वास्तविकता का एकीकरण, ब्लॉकचेन तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मेरे प्यारे जो मेटावर्स तकनीक जो है ना आभासी और संवर्धित वास्तुकला का एकीकरण पर आधारित है। तो 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वांटम सुपरियोरिटी शब्द किससे संबंधित है? क्वांटम कंप्यूटर का शास्त्रीय कंप्यूटर से बेहतर प्रदर्शन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वांटम सुपरियोरिटी शब्द जो है क्वांटम कंप्यूटर का शास्त्रीय कंप्यूटर से बेहतर प्रदर्शन से संबंधित है। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, एनीमिया, रिकेट्स या बेरी? आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या सबसे पहले किसने की? अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स प्लॉक, नील्स बोहर, वर्नर हाइजेनबर्ग। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा की गई थी। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है आरएनए वैक्सीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? शरीर की कोशिकाओं को वायरल प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरित करना, मृत वायरस को शरीर में प्रवेश कराना, एंटीबॉडीज का सीधा इंजेक्शन, जीवित कमजोर वायरस का उपयोग। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं शरीर की कोशिकाओं को वायरल प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरित करना। तो 91 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नैनो टेक्नोलॉजी में आकार की सीमा क्या है? व्हाट इज द साइज रेंज इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी में आकार की सीमा क्या होती है? 1 से 100 नैनोमीटर। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अवरक्त विकिरण का अवशोषण, पराबैंगनी विकिरण का परावर्तन, दृश्य प्रकाश का प्रकीर्णन, गामा किरणों का अवशोषण। तो मेरे प्यारे बच्चों हरित गृह प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है अवरक्त विकिरण का अवशोषण। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है स्टेम सेल थेरेपी किस लिए प्रयोग की जाती है? क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, संक्रामक रोगों का उपचार, आनुवांशिक विकारों का निदान, हार्मोन्स उत्पादन बढ़ाना।
तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत। तो 94 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है इसकी बायोडीजल मुख्य रूप से किससे उत्पादित होता है? वनस्पति तेल, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस? तो मेरे प्यारे बच्चों, बायोडीजल जो है ना, ये मुख्यतः वनस्पति तेल से उत्पादित होता है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन प्लानिंग क्या है? कंप्यूटर का अनुभव से स्वयं सीखना, रोबोटिक्स में हाथों के कौशल, मानव भाषा की नकल, डेटा संग्रहण की प्रक्रिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग क्या है? कंप्यूटर का अनुभव से स्वयं सीखना। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है ओजोन परत, ओजोन लेयर मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल? तो मेरे प्यारे बच्चों, ओजोन परत जो है ना, ये मुख्य रूप से समताप मंडल में स्थित है। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन थेरेपी, जीन थेरेपी? जीन थेरेपी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोषपूर्ण जीनों का सही करना, नए जीन्स का निर्माण, डीएनए संरचना बदलना, आनुवांशिक परीक्षण। तो जीन थेरेपी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोषपूर्ण जीनों को सही करना। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सौर सेल मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फोटोवोल्टिक प्रभाव, थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, रासायनिक अभिक्रिया। तो सौर सेल यानी सोलर सेल जो है मुख्य रूप से फोटोवोल्टिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 99 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है क्लोनिंग तकनीक द्वारा पहला स्तनधारी कौन सा था? डॉली भेड़, क्लोन बंदर, क्लोन गाय या क्लोन कुत्ता? तो क्लोनिंग तकनीक द्वारा पहला स्तनधारी था डॉली भेड़। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के वर्चस्व के बावजूद रोजगार में कृषि की प्रमुखता का मुख्य कारण क्या है? कृषि में छिपी बेरोजगारी और निम्न उत्पादकता, बी औद्योगिक क्षेत्र का अविकसित होना, सेवा क्षेत्र का पूंजीगहन होना, शिक्षित बेरोजगारी की उच्च दर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा कृषि में छिपी बेरोजगारी और निम्न उत्पादकता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत युवा निश्चय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिहार में 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत युवा निश्चय का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बिहार में औद्योगिक विकास की मंद गति का मुख्य कारण क्या है? तो बिहार में औद्योगिक विकास की मंद गति का मुख्य कारण है अवसंरचनात्मक कर्मियां और बिजली की कमी। तो भाई 103वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है बिहार की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का क्या महत्व है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का महत्व है रोजगार सृजन और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बिहार में मखाना उत्पादन के वैश्विक बाजार में प्रवेश की मुख्य चुनौती क्या है? गुणवत्ता नियंत्रण और वाणिज्य की कमी, उत्पादन की कम मात्रा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अभाव, परिवहन लागत की उच्चता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं गुणवत्ता नियंत्रण और वाणिज्य की कमी। तो 106 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है बिहार में डिजिटल इंडिया पहल का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो बिहार में डिजिटल इंडिया पहल का आर्थिक विकास पर वित्तीय समावेशन और ई गवर्नेंस में सुधार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
बिहार में सड़क अवसंरचना के विकास का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो बिहार में सड़क अवसंरचना के विकास का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है? बाजार, संपर्क और व्यापार में सुधार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बिहार में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या होने की संभावना है? मानव पूंजी निर्माण और उत्पादकता में कमी। तो 109 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में सामाजिक कल्याण योजनाओं का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो बिहार में सामाजिक कल्याण योजनाओं का आर्थिक विकास पर गरीबी में कमी और मानव विकास सूचकांक में सुधार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किस मुद्दे पर सहमति बनी थी? तो 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में संयुक्त संवैधानिक सुधारों की मांग और पृथक निर्वाचन मंडल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 1928 नेहरू रिपोर्ट? 1928 के नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों 1928 नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए एक संवैधानिक ढांचा प्रस्तावित करना। तो 112वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 1932 के पूना पैक्ट का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो 1932 के पूना पैक्ट का ऐतिहासिक महत्व था दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण और संयुक्त निर्वाचन। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना बलिया उत्तर प्रदेश और सतारा महाराष्ट्र में हुई थी। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि 1946 के कैबिनेट मिशन योजना की मुख्य विफलता का कारण क्या था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना की मुख्य विफलता का कारण था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अंतरिम सरकार के गठन पर मतभेद। तो 115वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज़ाद हिंद फौज के मुख्य परीक्षण रेड रिपोर्ट ट्रायल्स का राजनीतिक प्रभाव क्या था? भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत करना और ब्रिटिश विरोधी सेटलमेंट्स को बढ़ावा देना, सेंटिमेंट्स को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 116वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे का प्रावधान। तो 117वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 1922 के चौरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय क्यों लिया? इसलिए लिया था आंदोलन के हिंसक होने की आशंका और अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन। तो 118वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? तो 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव था स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। तो 119वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का मेरे प्यारे बच्चों 1919 के रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन के दौरान हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का तत्काल परिणाम क्या था? इसका तत्काल जो परिणाम था रविंद्रनाथ टैगोर ने द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग और देशव्यापी आक्रोश। तो 120वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।